हाय फ्रेंड्स, मैं अनुराग सिंह स्वागत करता हूं आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एनेस्थेटिक को लेकर। इसके कितने स्टेज है और कौन कौन से ड्रग्स इसमें यूज होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनेस्थेसिया एनेस्थेसिया इज ए स्टेट कैरेक्टराइज्ड बाय अनकॉन्शियसनेस, स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेशन, लॉस ऑफ रिफ्लेक्स एंड एनाल्जेसिया। एनेस्थेसिया एक ऐसा स्टेट है जिसमें क्या होता है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, वो अपनी चेतना को लॉस कर देता है और उसका जो स्केलेटन मसल्स है वो क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है और रिफ्लेक्स भी लॉस हो जाता है एंड एनाल्जेसिया, वो पेन को महसूस नहीं कर पाता है। ठीक ना। इस तरह नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, रिमेंबर नो सिंगल ड्रग्स कैन प्रोड्यूस ऑल देज इफेक्ट कैरेक्टरिस्टिक। कोई सा भी सिंगल ड्रग, ये 3-4 कैरेक्टर जो है इसके, अनकॉन्शियस, स्केलेटल मसल्स का रिलैक्स होना, रिफ्लेक्स का लॉस होना, एनाल्जेसिया का प्रोड्यूस होना, कोई सा भी सिंगल ड्रग ये सारी इफेक्ट एक साथ प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो हमें क्या चाहिए, ये सारी इफेक्ट चाहिए। तो इन केसेज में होता क्या है, हम ड्रग्स को, सेवरल ड्रग्स की कैटेगरीज को क्या करते, कंबाइन करके देते ताकि हमें ऑप्टिमल एनेस्थेटिक इफेक्ट मिल सके। ठीक ना। इस तरह नेक्स्ट पॉइंट है प्री एनेस्थेटिक। प्री एनेस्थेटिक जो होता है वो एनेस्थेसिया को देने से पहले दिया जाता है ताकि एनेस्थेसिया का जो साइड इफेक्ट है उसको कम किया जाए। और इसके अंदर कुछ ड्रग्स आते हैं जो कि प्री एनेस्थेटिक है, जैसे एंटासिड, इसे गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर भी कहते हैं। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है, एंटीएमेटिक ड्रग्स जो कि वोमिटिंग को रोकता है, बेंजोडाइजापेन, बार्बिचुरेट, अपॉइड्स, मसल्स रिलैक्सेंट, ऐसे ड्रग्स आते हैं प्री एनेस्थेटिक कैटेगरी के अंदर। इसका नेक्स्ट पॉइंट है जनरल एनेस्थेसिया। जनरल एनेस्थेसिया को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। जनरल एनेस्थेसिया इनहेल्ड, जो कि इनहेलेशन के थ्रू लिया जाता है। तो इसके अंदर जो ड्रग्स आते हैं वो है आइसोफ्लुरेन, डेसोफ्लुरेन, हेलोथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ऐसे ड्रग्स इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है जनरल एनेस्थेसिया जो कि इंट्रावेनस है, आईवी वेन के थ्रू दिया जाता है ये एनेस्थेसिया। इसके अंदर आते हैं बार्बिचुरेट, बेंजोडाइजापेन, प्रोपोफॉल, ऐसे ड्रग्स, अपॉइड्स, ये सारे आते हैं जनरल एनेस्थेटिक जो कि आईवी के थ्रू दिया जाता है। अब इसके बाद है लोकल एनेस्थेटिक। इसके अंदर जो ड्रग्स है वो है लिडोकाइन, टेट्राकाइन, ऐसे ड्रग्स आते हैं लोकल एनेस्थेटिक के ऊपर। अब इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पेशेंट फैक्टर इन सिलेक्शन ऑफ एनेस्थेसिया। जब भी हम एनेस्थेसिया को सिलेक्ट करते हैं तो पेशेंट का कौन कौन सा फैक्टर को कंसिडरेशन करना होता है वो दे रखा है। ड्रग्स आर चूजन टू प्रोवाइड सेफ एंड इफिशिएंट एनेस्थेटिक बेस्ड ऑन टाइप ऑफ प्रोड्यूस एंड पेशेंट कैरेक्टरिस्टिक सच एज ऑर्गन फंक्शन, मेडिकल कंडीशन और एंड करेंट मेडिकेशन। ठीक ना। एनेस्थेसिया को देने से पहले, उसको सिलेक्ट करने से पहले हमें पेशेंट का जो है फिजियोलॉजी को देखना होता है कि उसका ऑर्गन जो फंक्शन कर रहा है वो प्रॉपर है या नहीं, इसको ध्यान में रखा जाता है। पेशेंट का जो मेडिकल कंडीशन है या फिर पेशेंट कोई ड्रग्स रेगुलर वे में ले तो नहीं रहा है, इन सारी चीज़ों को एनेस्थेसिया देने से पहले देखा जाता है। तो सबसे पहला है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। ठीक ना, हमारा हार्ट का काम करने का सिस्टम। एनेस्थेटिक एजेंट सप्रेस कार्डियोवेस्कुलर फंक्शन टू वेरिंग डिग्री। जो एनेस्थेसिया होता है वो क्या करता है, हमारे हार्ट के काम करने को रेट जो है उसको, उसका जो डिग्री है उसको सप्रेस कर देता है, कम कर देता है। दिस इज एन इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन इन पेशेंट विथ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट फेल्योर, वॉल्वुलर डिजीज एंड अदर कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर। ये खासकर उन पेशेंटों में ज़रूरी हो जाता है जिनको पहले से ही क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो रखी है या फिर जिनका हार्ट फेल्योर हो चुका है, ऐसे कोई डिजीज। तो उसको क्या करता है एनेस्थेसिया, हार्ट रेट को सप्रेस कर देगा। हाइपोटेंशन में डेवलप ड्यूरिंग एनेस्थेसिया रिजल्टिंग इन रिड्यूस परफ्यूजन, प्रेशर एंड इस्केमिक इंजरी टू टिश्यू। एनेस्थेसिया देने के बाद क्या होता है, हाइपोटेंशन होता है, मतलब बोले तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है इसका, और क्या करता है ये टिश्यू को इंजरी होने से भी रोकता है। इसी तरह नेक्स्ट है इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेशन में जिस पेशेंट को अस्थमा हो रखा है या फिर जो भी वेंटिलेशन पे है और जिनका जो ब्लड का परफ्यूजन है वो क्या है, एबनॉर्मल है, कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो
को कंट्रोल किया जाता है इनहेलेशन एनेस्थेसिया के थ्रू, ठीक है ना। आईवी एनेस्थेटिक एंड अपवर्ड सप्रेस रेस्पिरेशन, जो हम एनेस्थेसिया आईवी रूट से प्रोवाइड करते हैं या फिर कोई अपवर्ड्स उसको देते हैं तो वो क्या करता है, रेस्पिरेशन रेट को कम कर देता है। दिस इफेक्ट में इन्फ्लुएंस द एबिलिटी टू प्रोवाइड एडिक्वेट वेंटिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन ड्यूरिंग एंड सेफ सर्जरी। और तो इसके वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो डिमांड होता है वो कम जाता है पेशेंट के अंदर। एडिक्वेट वेंटिलेशन, सर्जरी के दौरान जो पेशेंट को वेंटिलेशन दिया जाता है उसको पूरा किया जा सके। इसी तरह इसमें नेक्स्ट है लीवर एंड किडनी। लीवर इज इन्वॉल्व इन डिस्ट्रीब्यूशन, लीवर जो हमारा क्या किस काम में आता है, डिस्ट्रीब्यूशन के काम में। एंड किडनी इज इन्वॉल्व इन क्लियरेंस ऑफ एनेस्थेसिया। फ्रेंड्स, मैक्सिमम जो ड्रग्स होते हैं जो कि ओरल रूट से लिया जाता है उनका डाइजेशन कहाँ होता है, लीवर में ही, ठीक है ना। तो लीवर क्या करता है, उसको डाइजेस्ट करके उसको डिस्ट्रीब्यूशन के काम में भेज देता है। और किडनी जो है वो क्या करता है, क्लियरेंस करता है, मतलब हमारे जो बॉडी में ये एनेस्थेसिया है उसको क्या करता है, बाहर निकालता है थ्रू यूरिनेशन। सो दे शुड बी मॉनिटर्ड बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन एनेस्थेसिया। तो ये सारी चीज़ों को एनेस्थेसिया देने से पहले मॉनिटर कर लिया जाता है कि लीवर प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या नहीं, किडनी सही है या नहीं, ठीक ना, उसके फंक्शंस जो है वो प्रॉपर है या नहीं, इन सारी चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है। उसके बाद है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। किसी भी पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जैसे एपिलेसी हो गया, मैस्थीनिया ग्रेविसी हो गया या फिर न्यूरोमस्कुलर डिजीज, ठीक ना, इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन ऑफ एनेस्थेसिया। तो ये क्या करते हैं, एनेस्थेसिया के सिलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है, स्पेशल प्रिकॉशन शुड बी ऑब्जर्व व्हेन एनेस्थेटिक एंड एडजंक्टिव एजेंट्स आर एडमिनिस्ट्रेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। खास तौर पे प्रेगनेंसी के समय क्या करता है, प्रिकॉशन अपनाया जाता है एनेस्थेसिया प्रोड्यूस करने से पहले। तो इसका जो मेन वजह है वो है इफेक्ट ऑन फेटल ऑर्गेनोजेनेसिस आर मेजर कंसर्न इन अर्लियर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अर्लियर स्टेज में क्या होता है, फीटस जो बेबी है उसका ऑर्गन बनता है, तो एनेस्थेसिया क्या कर सकता है, उसके ऑर्गेनोजेनेसिस को इफेक्ट कर सकता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यूज ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड में कॉज एप्लेस्टिक एनीमिया इन फीटस। जब हम नाइट्रस ऑक्साइड का यूज करेंगे तो फीटस को क्या हो सकता है, एप्लेस्टिक एनीमिया हो सकता है। इस तरह है ओरल क्लिफ्ट occur in fetus when mother received benzodiazepine in earlier pregnancy, ठीक ना। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है स्टेप या स्टेज कर सकते हैं एनेस्थेसिया को। तो एनेस्थेसिया को 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है। पहला है इंडक्शन, दूसरा है मेंटेनेंस और तीसरा है रिकवरी। इंडक्शन मतलब जिस स्टेज में हम एनेस्थेसिया पेशेंट को देते हैं, और पेशेंट को जब एनेस्थेसिया दे देंगे तो उसके बाद क्या करना है, उसे मेंटेन करना है। और मेंटेन के बाद जब सर्जरी हो जाए तो उसके बाद, जैसे सर्जरी के पीरियड में हम एनेस्थेसिया दिए, ठीक, उसको सर्जरी के पीरियड के दौरान उसको मेंटेन रखेंगे और आफ्टर सर्जरी उसका रिकवर करेंगे। तो इंडक्शन में क्या दे रखा है, इंडक्शन इज द टाइम फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए पेशेंट पोटेंट एनेस्थेसिया टू डेवलपमेंट ऑफ इफेक्ट ऑफ एनेस्थेसिया, ठीक है। तो पेशेंट को क्या दिया जाता है, पोटेंट एनेस्थेसिया जिस टाइम पे दिया जाता है उसको इंडक्शन कहते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड द स्टेज ऑफ डेप्थ एनेस्थेसिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस स्टेज में पेशेंट को डेप्थ एनेस्थेसिया में नहीं भेजना है। अगर वो डेप्थ एनेस्थेटिक में चला गया तो वो कोमा में भी जा सकता है। इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया डिपेंड ऑन हाउ फास्ट इफेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ एनेस्थेसिया रिच इन द ब्रेन। और इंडक्शन के ही समय में ध्यान में रखा जाता है कि हम कितना कंसंट्रेशन में एनेस्थेसिया उसको इजेक्ट करे ताकि वो ब्रेन के पास जल्दी पहुंच पाए। और जनरल एनेस्थेसिया इन एडल्ट्स नॉर्मली इंक्लूड विद आईवी एजेंट लाइक प्रोपोफॉल प्रोड्यूसिंग। जो भी एडल्ट है उसमें जो जनरल एनेस्थेसिया यूज किया जाता है आईवी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो उसमें हम प्रोपोफॉल का ही यूज करते हैं। और आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन जो पेशेंट का अनकॉन्शियस है वो 30 से 40 सेकेंड के अंदर आ जाता है, ठीक ना। और चिल्ड्रेन में जो एनेस्थेसिया यूज किया जाता है वो है हेलोथेन। मेंटेनेंस, इंडक्शन के बाद हमें क्या करना है, उसको मेंटेन करना है। आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिंग द एनेस्थेटिक
Vital sign and response to stimuli are monitored continuously to the balance of amount of drugs inhaled and or infused with the depth of anesthesia. ठीक ना. मेंटेनेंस इज कॉमनली प्रोवाइड विथ वोलेटाइल एनेस्थेसिया. वोलेटाइल एनेस्थेसिया के केस में क्या किया जाता है, मेंटेनेंस को कॉमनली किया जाता है. विच ऑफर गुड कंट्रोल ओवर द डेप्थ एनेस्थेसिया, जो कि अगर आप उसे कंट्रोल कर रहे हो तो वो डेप्थ एनेस्थेसिया केस में क्या करता है, उसको कंट्रोल कर लेता है. ऑपोइड्स सच एज फेनेल्टिल आर यूज्ड फॉर एनाल्जेसिया एलोंग विथ इनहेलेशन. ऑपोइड्स को इनहेलेशन के थ्रू में रूट से दिया जाता है. रिकवरी में क्या करते हैं, फॉर मोस्ट एनेस्थेटिक एजेंट रिकवरी इज द रिवर्स इंडक्शन. ठीक ना, रिकवरी क्या है, रिवर्स है किसका, इंडक्शन का. द एनेस्थेटिक एडमिक्सचर इज विथड्रॉन एंड द पेशेंट इज मॉनिटर ऑफ रिटर्न ऑफ कॉन्शियसनेस. क्या करता है, जब एनेस्थेसिया का इफेक्ट खत्म हो जाता है या फिर कम हो जाता है तो पेशेंट क्या करता है, अपनी चेतना में वापस आता है वो. द पेशेंट इज मॉनिटर्ड टू एश्योर फुल रिकवरी विथ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन. तो पेशेंट को तब तक मॉनिटर किया जाता है जब तक वो पूरी तरह से रिकवर ना हो जाए और उसके जो ऑर्गन है वो उसका फंक्शन जो है वो नॉर्मल ना हो जाए, तब तक हमें उसे मेंटेन करना होता है. अब है स्टेज ऑफ डेप्थ एनेस्थेसिया. मतलब डेप्थ एनेस्थेसिया को टोटल 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है, जिसमें स्टेज फर्स्ट में आता है एनाल्जेसिक, मतलब जिसमें दर्द का कम हो स्टार्ट हो जाता है, दर्द पेन सेंसिटिविटी टू पेन लॉस होता है. उसके बाद एक्साइटमेंट आता है दूसरा स्टेज में. तीसरा स्टेज में क्या आता है, सर्जिकल एनेस्थेसिया. और चौथा स्टेज में आता है मॉड्यूलरी डिप्रेशन यानी पैरालिसिस. तो स्टेज फर्स्ट में क्या होता है, एनाल्जेसिया मतलब लॉस ऑफ पेन, पेन का जो सेंसेशन है वो ख़त्म हो जाना. लॉस ऑफ पेन सेंसेशन रिजल्ट फ्रॉम इंटरफेरेंस विथ सेकेंडरी ट्रांसमिशन इज स्पाइनोथैलेमिकल ट्रैक. ठीक है ना. इट बिंग्स विथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थेटिक्स एंड लास्ट टिल कॉन्शियसनेस इज लॉस्ट. पहले तो क्या होता है, दर्द का कम ये पेन महसूस होना कम हो जाता है, उसके बाद पेशेंट अपना चेतना लॉस कर जाता है. इनिशियली एनाल्जेसिक विदाउट एनेमिसिया एंड लेटर बोथ एनाल्जेसिक एंड एनेमिसिया इज देयर. सबसे पहले तो क्या होता है, एनाल्जेसिक होता है, मतलब उसे दर्द का इफेक्ट ये दर्द जो है वो महसूस होना कम हो जाता है. उसके बाद एनेमिसिया उसे नींद में चला जाता है और लास्ट में क्या होता है, दर्द और नींद दोनों आता है. इस तरह स्टेज 2 में एक्साइटमेंट. तो एक्साइटमेंट में क्या होता है, इट स्टार्ट आफ्टर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड प्रोसीड टू बिगनिंग ऑफ एनेस्थेसिया. ये क्या होता है, जब एक्साइटमेंट आता है, जब कॉन्शियसनेस क्या आता है, लॉस होने लगता है उसका. ठीक ना. एंड एनेस्थेसिया मतलब कि इफेक्ट होने से पहले जो स्टेज होता है वो एक्साइटमेंट है. पेशेंट एक्सपीरियंस delirium and can possibly to violent which is combat एटीट्यूड एंड एग्रेसिव. इस केसेस में पेशेंट क्या होता है, एग्रेसिव हो जाते हैं, एटीट्यूड में होते हैं. इरेगुलरिटी इन ब्लड प्रेशर बोथ वॉल्यूम एंड रेट वाइज भी थे. और एक्साइटमेंट के केस में क्या होता है, ब्लड प्रेशर इरेगुलर हो जाता है या फिर ब्लड वॉल्यूम रेट भी क्या होगा, इरेगुलर हो जाता है. वोमिटिंग में ऑकर एंड वंस में स्ट्रगल क्या होता है, उसके बाद उसको वोमिटिंग भी हो सकती है. इसी तरह इसका जो नेक्स्ट स्टेज है वो है स्टेज थर्ड. स्टेज थर्ड में क्या होता है, देयर इज ए ग्रेजुअल लॉस ऑफ मसल स्टोन एंड रिफ्लेक्स एज CNS इज फर्दर डिप्रेस. ठीक ना. क्या होता है, मसल स्टोन लॉस हो जाता है और CNS डिप्रेस हो जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो डिप्रेस हो जाता है. रेगुलर रेस्पिरेशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स ऑकर. ठीक ना. हमारा जो रेस्पिरेशन रेट है वो भी क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है और स्केलेटल मसल्स भी रिलैक्स हो जाते हैं. इट बीइंग विथ रिकरेंस ऑफ रेगुलर रेस्पिरेशन एंड नॉर्मल BP एंड एक्सटेंड टू कंप्लीट सेंसेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन. दिस इज द आइडियल स्टेज ऑफ सर्जरी फर्दर फॉर प्लान्स. और ये जो स्टेज है सर्जिकल एनेस्थेसिया, ये क्या है, आइडियल स्टेज है. तो जितना भी सर्जरी किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है, वो इसी स्टेज में पेशेंट के साथ किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, मसल स्टोन
ये गिर जाता है, लॉस हो जाता है और CNS डिप्रेस हो जाता है। और सर्जिकल स्टेट को टोटल 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो प्लान फर्स्ट में आता है, दिस प्लान शुड बी मेंटेन। इस प्लान में क्या आता है, मूविंग ऑफ आई बॉल। आई बॉल के मूवमेंट को चेक करते हैं जो भी सर्जन होते हैं। पुपिल के साइज नॉर्मल होनी चाहिए, कॉन्जेक्टिवल रिफ्लेक्स नॉर्मल होना चाहिए, रेगुलर रेस्पिरेशन चल को देखा जाता है। मोस्ट ऑफ द सर्जरी आर डन इन दिस स्टेज। और प्लान फर्स्ट में ही क्या होता है, मोस्ट ऑफ सर्जरी किया जाता है। इसी तरह नेक्स्ट है प्लान 2, जिसमें आता है पेशेंट रिच इन प्लान ओकेजनली फिक्स आई बॉल। आई बॉल क्या होता है, वो साइज फिक्स हो जाता है, ना तो वो बढ़ेगा और ना ही वो कम होगा। पुपिल कंस्ट्रिक्ट एट फर्स्ट। पुपिल जो है वो क्या हो जाता है, पहले तो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। लेटर ऑन पुपिल डायलेट, और बाद में जाके वो डायलेट हो जाएगा। कोरेनियल रिफ्लेक्स इज एब्लुइस्ड। रेस्पिरेशन रेगुलर बट स्लोअर देन प्लान ए। रेस्पिरेशन इसमें भी रेगुलर रहेगा, लेकिन प्लान ए के कंपेयर में देखें तो वो कम हो जाता है। इसी तरह है प्लान थर्ड। तो प्लान थर्ड में क्या होता है, पुपिल डायलेट। हमारा जो पुपिल है वो डायलेट हो जाता है। लाइट रिफ्लेक्स एब्लुइस्ड। लैगनिंग ऑफ थोरेसी रेस्पिरेशन बीइंग एब्डोमिनल रेस्पिरेशन, ठीक ना। इस तरह प्लान 4 में पुपिल डायलेट हो जाएगा, लाइट का रिफ्लेक्स जो है वो लॉस हो जाएगा। लैगनिंग ऑफ थोरेटिक रेस्पिरेशन बिहाइंड एब्डोमिनल रेस्पिरेशन बट लेटर सेशन ऑफ रेस्पिरेशन इन जोन। इस तरह 4 में आता है, स्टेज 4 में मेडुलरी डिप्रेशन यानी पैरालिसिस, या फिर जिसे पैरालिसिस भी कहते हैं। तो इस केस में होता क्या है, इट स्टार्ट बाई सेसेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड एंड्स विद द फेल्योर ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है ना। जब सर्कुलेशन फेल हो जाता है तो उस समय ये होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल एनेस्थेसिया। आइडियल एनेस्थेसिया के प्रॉपर्टी क्या है, तो इसको डिवाइड किया गया है 3 भागों में। फर्स्ट तो है फॉर पेशेंट। पेशेंट के लिए क्या होना चाहिए आइडियल एनेस्थेसिया का प्रॉपर्टी। फॉर सर्जन, एक सर्जन के लिए क्या होना चाहिए। फॉर एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक जो है पर्सन, उनके लिए क्या जो कैरेक्टर है इसका वो देखते हैं। तो इसका फर्स्ट में है फॉर पेशेंट, ठीक ना। तो इट शुड बी प्लीजेंट और एंड नॉन इरिटेंट। पेशेंट के केस में क्या होना चाहिए, प्लीजेंट होना चाहिए, इरिटेशन कॉज ना करे। शुड नॉट कॉज नोजिया एंड वोमिटिंग, ये नोजिया और वोमिटिंग को कॉज ना करे। इंडक्शन एंड रिकवरी शुड बी स्मूथ विद द ऑन आफ्टर इफेक्ट। और जो एनेस्थेसिया का जब इफेक्ट कम हो जाए, कमने लगे, तो क्या होना चाहिए, पेशेंट का जो रिकवरी हो स्मूथ हो और कोई इसका साइड इफेक्ट ना दिखे। सर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडियल एनेस्थेसिया का क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, इट शुड बी प्रोवाइड एडिक्वेट एनाल्जेसिया। ये क्या होना चाहिए, हमें जितना ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग एनाल्जेसिया प्रोड्यूस करे, मतलब पेन के रिलीफ को कम कर दें, पेन के सेंसेशन को कम कर दे, सॉरी। शुड बी नॉन इन्फ्लामेबल एंड नॉन एक्सप्लोसिव, ये इन्फ्लामेबल भी नहीं होना चाहिए, एक्सप्लोसिव भी नहीं होना चाहिए। शुड बी गुड मसल्स रिलैक्सेंट, और ये मसल्स को अच्छी तरीके से क्या करें, रिलैक्स कर दें। अब थर्ड पॉइंट पे हैं फॉर एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या, इसका आइडियल कैरेक्टर है वो देखें। एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी इजी, कंट्रोलेबल एंड वर्सेटाइल। इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन हो वो क्या हो जाए, इजी हो जाए, मतलब आसानी से वो पेशेंट को इजेक्ट कर सके और आफ्टर इजेक्टर क्या उसे कंट्रोल कर सके, और वो वर्सेटाइल हो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी शुड बी वाइड, इसका जो सेफ्टी हो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश फार्माकोपिया BP क्या होना चाहिए, वाइड होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। हार्ट, लीवर एंड अदर ऑर्गन शुड बी नॉट अफेक्टेड, और एनेस्थेसिया के इफेक्ट किस पे ना पड़े, साइड इफेक्ट जो उसका है लीवर ऑर्गन, हार्ट या फिर दूसरा ऑर्गन उससे अफेक्टेड ना हो। शुड बी पोटेंट एंड लो कंसंट्रेशन, ये क्या होना चाहिए, पोटेंट होना चाहिए और उसका कंसंट्रेशन कम होना चाहिए। रैपिड एडजस्टमेंट इन डेप्थ ऑफ एनेस्थेसिया शुड बी पॉसिबल, इसी तरह के कुछ कैरेक्टर दे रखे हैं। शुड बी चीप, क्या होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए और इसको ईजिली स्टोर किया जाना हो जाए, ऐसा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एनेस्थेटिक है, इसको स्टोर करने में ही इसके जो मेंटेनेंस उसमें ज़्यादा खर्च हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। शुड नॉट रिएक्ट विथ रबर टबिंग, ठीक ना। शुड नॉट रिएक्ट विथ सोडा लाइम, सोडा लाइम के साथ भी वो रिएक्ट ना करें। यह है एनेस्थेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडियल एनेस्थेसिया का कुछ कैरेक्टर। एम्स ऑफ प्री एनेस्थेटिक। मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस किया है कि प्री एनेस्थेटिक क्यों दिया जाता है।
तो ये एनेस्थेसिया के साइड इफ़ेक्ट को, उसका जो इफ़ेक्ट है उसको कम करने के लिए दिया जाता है, ठीक ना, ताकि उसका जो एडवर्स इफेक्ट वो पेशेंट पे ज़्यादा ना हो। तो इसका एम्स क्या है? प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन रेफर टू यूज ऑफ ड्रग बिफोर एनेस्थेसिया टू मेक इट मोर प्लीजेंट एंड सेफ, ठीक ना। एनेस्थेसिया के इफेक्ट से क्या करना है? सेफ रखना है पेशेंट को और ज़्यादा प्लीजेंट हो सके, इसीलिए उसको पहले प्री एनेस्थेटिक दिया जाता है। और इसका कुछ एम्स दे रखा है। रिलीफ ऑफ एनेक्जेटिक एंड अपियरहेंसन क्या, पेशेंट जो पहले डर जाते हैं सर्जरी से पहले, तो उसको इससे क्या होता है? रिलीफ मिलता है। प्री ऑपरेटिवली टू फैसिलिटेट ए स्मूथ इंडक्शन, एमनेसिया ऑफ फॉर द प्री और पोस्ट ऑपरेटिव इवेंट्स, ठीक है ना। इस तरह इसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। डिक्रीज एसिडिटी एंड वॉल्यूम ऑफ गैस्ट्रिक जूस, इन सबको भी क्या करेगा? ये डिक्रीज कर देगा। एंटीमेटिक एंड स्टैंडिंग ऑन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, ये सारे इसके क्या है? एम्स है। अब है इन्हेलेशन एनेस्थेसिया, जो कि इन्हेलेशन गैस के थ्रू दिया जाता है, गैस के फॉर्म में होता है और ये इनहेल किया जाता है। इनहेल्ड गैस आर यूज प्राइमरी फॉर मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थेसिया आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवी एजेंट। जो भी आईवी एजेंट होते हैं उसको देने से पहले हमें क्या करना है? इन्हेलेशन को इन्हेलेशन एनेस्थेसिया दिया जाता है और उसको मेंटेन किया जाता है एनेस्थेटिक इफेक्ट को, ठीक ना। इसके कुछ कॉमन फीचर्स दे रखा है इसका, ये इन्हेलेशन एनेस्थेसिया का। मॉडर्न इन्हेलेशन एनेस्थेसिया इज नॉन फ्लेमेबल नॉन एक्सप्लोसिव एजेंट इंक्लूडिंग नाइट्रस ऑक्साइड वोलेटाइल और हेलोथेन हाइड्रोकार्बन। मॉडर्न जो इन्हेलेशन एनेस्थेसिया में यूज किया जाता है वो तो मैक्सिमम हेलोथेन हो गया या फिर नाइट्रस ऑक्साइड का यूज किया जाता है, जो कि क्या हो? नॉन एक्सप्लोसिव एजेंट होते हैं और नॉन फ्लेमेबल होते हैं। These agents decrease cerebrovascular resistance, resulting in increased brain perfusion। ये क्या करता है? हमारा जो सेरेब्रल वेस्कुलर सिस्टम है सेरेब्रल का, उसके रेजिस्टेंस को क्या करता है? डिक्रीज कर देता है, जिसको क्या होता है? ब्रेन का जो ब्लड के साथ परफ्यूजन है वो बढ़ जाता है। कॉज ब्रोंकियोडाइलेशन, क्या करता है? हमारा ब्रोंकियल को जो डायलेट कर देता है। Also decrease both spontaneous ventilation and hypoxic pulmonary vasoconstriction। इसी तरह इसका नेक्स्ट इफेक्ट जो है, दिस फैक्टर प्ले रोल इन इंडक्शन एंड रिकवरी। बी में इसका पोटेंसी दे रखा है कि एक जो है ये इनहेलेशन एनेस्थेसिया, उसका पोटेंसी क्या होना चाहिए? तो पोटेंसी इज डिफाइंड एज क्वांटिटेटिवली एज द मिनिमम एल्वुलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक ना। इसका जो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन है जिसपे इफेक्ट शो करने लगे उसे हम पोटेंसी कहते हैं। इसका शॉर्ट हो गया MAC। MAC इज द मेडियन इफेक्ट डोज, जिसको ED50 कहते हैं, ऑफ एनेस्थेसिया एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ गैस इन अ मिक्सचर रिक्वायर्ड टू अचीव द इफेक्ट। मतलब हमें मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन गैस का इतना होना चाहिए जो कि क्या कर दे? इफेक्ट प्रोड्यूस कर दे, उसे हम MAC कहते हैं, मैक, ठीक ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द मोर लिपिड सोल्यूबल एनेस्थेसिया द लोअर द कंसंट्रेशन नीडेड टू प्रोड्यूस एनेस्थेसिया एंड दस द हायर द पोटेंसी। जो भी एनेस्थेसिया क्या होगा? लिपिड सोल्यूबल होगा, तो उसका कंसंट्रेशन क्या होता है? लो कंसंट्रेशन में चाहिए होता है और उसका हायर इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। मतलब जो लिपिड सोल्यूबल एनेस्थेसिया है उसका कंसंट्रेशन कम होना चाहिए, कम हो, और कम कंसंट्रेशन पे वो क्या करता है? हायर इफेक्ट पोटेंसी प्रोड्यूस करता है। तीसरा है अपटेक एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेलेशन एनेस्थेसिया। हमें इनहेलेशन एनेस्थेसिया को किस तरह से लेना है और वो अपना इफेक्ट किस तरीके से प्रोड्यूस करता है। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ इनहेलेशन एनेस्थेसिया इज कांस्टेंट एंड ऑप्टिमल ब्रेन पार्शियल प्रेशर। ब्रेन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो क्या होना चाहिए? इनहेलेशन एनेस्थेसिया के कंडीशन में क्या? कांस्टेंट होना चाहिए ऑफ इनहेल्ड एनेस्थेसिया, ठीक ना, एंड ब्रेन। Alveoli are windows of the brain for inhaled anesthesia. Inhaled
एनेस्थेसिया के केस में क्या होता है, हमारा जो एल्वुली है वो क्या है, ब्रेन में विंडो का काम करता है। हमने जो इन्हेलेशन एनेस्थेसिया लिया, इनहेल किया उसे, तो वो क्या होगा, लंग्स में जाएगा। लंग्स में जाने के बाद वो ब्लड के साथ परफ्यूज हो जाएगा, और आफ्टर परफ्यूजन वो क्या होगा, वेन के थ्रू सर्कुलेट होते हुए ब्रेन तक पहुंचता है। तो इसीलिए एल्वुली को क्या कहा गया, विंडोज ऑफ द ब्रेन फॉर इन्हेलेशन एनेस्थेसिया, ठीक ना। द पार्शियल प्रेशर ऑफ एन एनेस्थेटिक गैस at the origin of the respiratory pathway is the dividing force moving the anesthesia into a alveolar space, thence into the blood, ठीक ना। सबसे पहले तो वो क्या करता है, एल्वुलर स्पेस में जाता है, उसके बाद ब्लड के साथ मिक्स होता है, और ब्लड के साथ परफ्यूज होने के बाद वो कहाँ पहुँचेगा, ब्रेन में। ब्रेन के बाद बॉडी के अलग अलग कंपार्टमेंट में वो ब्लड के थ्रू एनेस्थेसिया क्या हुआ, सर्कुलेट हो जाएगा। Because of gas move from one body compartment to another according to the partial pressure gradient। ये क्या करता है, पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूवमेंट करता है, मतलब जिधर प्रेशर कम होगा उधर मूवमेंट करेगा। steady state is achieved when the partial pressure in each of these compartment is equivalent to that in the इंस्पायर मिक्सचर। जब तक कि क्या हो, स्टेट मेंटेन नहीं होता, जब तक कि क्या, इक्विवेलेंट इक्विलिब्रियम पे ये मिक्स नहीं होता, मतलब बॉडी में पूरी तरीके से ये इनहेलेशन जो एनेस्थेटिक है वो पहुंच नहीं जाता है। इस तरह दे रखा है, टाइम ऑकर्स ऑफ अटेंडिंग अ सिटे स्टेट इज डिटरमाइंड बाय फ्लोइंग फैक्टर। सिटे स्टेट में एनेस्थेसिया को पहुंचने से कुछ टाइम जो लगता है उसको डिटरमाइन किया जाता है एल्वुलर वाश इन, ठीक ना। उसके बाद जो मेंटेन होता है ये एनेस्थेटिक अपटेक। उसके बाद एनेस्थेटिक अपटेक है, उसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। सॉल्युबिलिटी इन ब्लड, एनेस्थेसिया जो वो ब्लड में कितना सॉल्युबल है इसके अकॉर्डिंग उसका इफेक्ट होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, हेलोथेन हो गया, आइसोफ्लूरेन, हेलोथेन का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद कम होता है आइसोफ्लूरेन का, उसके बाद सेवोफ्लूरेन का, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड का, उसके बाद डेसोफ्लूरेन का। ये दे रखा है सॉल्युबिलिटी ब्लड में। उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है वो है कार्डियक आउटपुट। हमारा कार्डियक आउटपुट कितना है, अगर कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हुआ तो ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा होगा। ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ने के कारण क्या होगा, एनेस्थेटिक जो कि ब्लड में मिल चुके हैं वो बॉडी तक हर पार्ट में कम समय में पहुंच जाएगा। इसी तरह इसका 2 का सी है, एल्वुलर टू वेनस पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ एनेस्थेसिया। इस तरह तीसरा जो पार्ट है इसका, इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट टिश्यू टाइप ऑफ एनेस्थेटिक अपटेक, ठीक है। हमारा जो अलग अलग टिश्यू है उसमें जो एनेस्थेसिया को लेकर जो उसका इफेक्ट होता है वो अलग अलग होता है। जैसे 4 मेजर टिश्यू कंपार्टमेंट डिटरमाइन द कोर्स ऑफ एनेस्थेटिक अपटेक। हमारा कुछ 4 टिश्यू दिया गया है जिसमें कि क्या होता है, एनेस्थेटिक का इफेक्ट होता है, जैसे ब्रेन, हार्ट, लीवर, किडनी, इंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गया, स्केलेटन मसल्स हो गया, फैट हो गया, बोन, लेगमेंट एंड कार्टिलेज। तो इन सब में जो देखा जाएगा एनेस्थेसिया का इफेक्ट, वो मेनली जिसमें जो ऑर्गन हमारा क्या हो, ब्लड के साथ जिसका परफ्यूजन ज़्यादा होता है उसमें एनेस्थेटिक इफेक्ट ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा होगी। जैसे हार्ट हो गया, ब्रेन, किडनी, तो इन सब में क्या होता है, ब्लड का परफ्यूजन ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, जल्दी मिक्स हो जाएगा। स्केलेटन मसल्स में एज कम्पेयर टू हार्ट, ब्रेन, एनेस्थेटिक इफेक्ट थोड़ा लेट से होगा। इस तरह फैट में होगा, फैट में और लेट से होगा क्योंकि यहाँ ब्लड का उतना वो मिक्सअप होता नहीं है। उसी तरह नेक्स्ट हो गया बोन, लिगामेंट या फिर कार्टिलेज, इस सब में क्या होगा, और लेट से होगा एज कम्पेयर टू ब्रेन, हार्ट, स्केलेटन मसल्स एंड फैट। वॉश आउट, वॉश आउट में क्या है, when an inhalation anesthetic is discontinued the body becomes the shore that drives the anesthetic back into the alveolar space। क्या होता है, जब एनेस्थेसिया का कंसंट्रेशन हमारे बॉडी में कम होता है तो धीरे धीरे शोर टाइप का पेशेंट को फील होगा, और एनेस्थेटिक क्या होगा, एल्वुलर स्पेस में फिर जो बचा है वो वापस चला जाएगा। द सेम फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस attainment of city state with an inspire anesthetic determine in the time occurs, ठीक है, time course of its clearance from the body। Thus nitrous oxide exist in body faster than halothane। इसलिए क्या होता है कि नाइट्रस ऑक्साइड हेलोथेन के कंपेयर में फास्ट काम करता है। इसके बाद दे रखा है मैकेनिज्म,
कि किस तरह से जिसका मोड ऑफ एक्शन एनेस्थेसिया का क्या है। तो चलिए पहले ए पॉइंट को देखते हैं। ए में क्या है, जो हम एनेस्थेसिया इंजेक्ट किए पेशेंट को, वो क्या हुआ, बाइंडिंग टू गावा। गावा एक रिसेप्टर है, ठीक ना, उससे जाके बाइंड करेगा। द क्लोराइड आयन चैनल ओपन, आप जब बाइंड कर जाएगा एनेस्थेसिया गावा से तो क्या होगा, क्लोराइड का जो चैनल है वो ओपन हो जाता है, खुल जाता है, लीडिंग हाइपर पोलराइजेशन ऑफ द सेल। जब क्लोराइड चैनल खुलेगा तो क्लोराइड क्या होगा, इनसाइड जो कंसंट्रेशन है क्लोराइड का वो बढ़ जाएगा, इसलिए क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन होता है। और बी में क्या दे रखा है, इन प्रेजेंस ऑफ इनहेल एनेस्थेसिया, क्या था, जब एनेस्थेसिया को हम इनहेलेशन के थ्रू लेते हैं तो ये फिर क्या होगा, गावा रिसेप्टर से बाइंड करेगा और रिजल्ट इन ग्रेटर एंट्री ऑफ क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन चैनल ओपन हो जाता है और इसके कारण क्या होता है, क्लोराइड का एंट्री इनसाइड बढ़ जाता है और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है क्लोराइड का, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, हाइपर क्लोराइजेशन। और जैसे जैसे धीरे धीरे इफेक्ट कम होता जाता है एनेस्थेसिया क्या होगा, रिसेप्टर से अलग होगा, अलग होने के बाद वो क्लियरेंस के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है। इसी तरह दे रखा है हेलोथेन, कुछ एनेस्थेटिक है उसका थेरेपेटिक यूज दे रखा है, जैसे हेलोथेन हो गया, इसका थेरेपेटिक यूज हो गया। हेलोथेन इज अ पोटेंट एनेस्थेटिक बट रिलेटिव वीक एनाल्जेसिक। हेलोथेन क्या है, एनेस्थेटिक पोटेंट है लेकिन इसका एनाल्जेसिक इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है। दस इट इज़ यूजली को एडमिनिस्ट्रेटेड विद द नाइट्रस ऑक्साइड अपवाइड्स और लोकल एनेस्थेसिया, इसलिए इसको क्या किया जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड अपवाइड्स के साथ दिया जाता है। इट अ पोटेंट ब्रोंकोडाइलेटर, ये क्या है, ब्रोंकोडाइलेटर, ज़्यादा ब्रोंकियोल को ज़्यादा डायलेट कर देता है। इसका फार्माकोकाइनेटिक्स दे रखा है। हेलोथिन इज ऑक्सीडेटिवली मेटाबोलाइज इन द बॉडी टिश्यू टॉक्सिक हाइड्रोकार्बन एंड ब्रोमाइड आयन, ये हमारे बॉडी टिश्यू में मेटाबोलाइट होकर टॉक्सिक हाइड्रोकार्बन बनाते हैं और ब्रोमाइड बनाते हैं। हेलोथिन इज नॉट एडमिनिस्ट्रेट एट इंट्रावेनस लेस देन 2 to 3 वीक। हेलोथेन जो है चूँकि हमारे क्या होता है, टॉक्सिक गैस बनाता है, इसलिए इसे वीक में 2 या 3 से ज़्यादा कम ही बार इंजेक्ट किया जाना चाहिए, ज़्यादा नहीं। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, कार्डियक इफेक्ट में ब्रेडिकार्डिया प्रोड्यूस करता है, कार्डियक एरिथमिसिया हो गया, कंसंट्रेशन डिपेंड ऑन हाइपरटेंशन ये प्रोड्यूस करता है। उसके बाद मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, इसका एडवर्स इफेक्ट हो गया। इसी तरह है आइसोफ्यूलरेन, डेसोफ्यूलरेन, इसका इफेक्ट्स दे रखा है, सेबोफ्यूलरेन, नाइट्रस ऑक्साइड को लॉफिंग गैस भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।